कॉलेज का नाम था विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। शहर से दूर अपनी पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला के लिए मशहूर था। लेकिन छात्रों के बीच एक बात और मशहूर थी। ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल, सेमेस्टर का आखिरी और सबसे कठिन पेपर, एडवांस्ड फिजिक्स अगले दिन था। आर्यन और समीर अपने हॉस्टल के कमरे में नोट्स बिखेरे बैठे थे। भाई, अगर पेपर निकल गया तो मैं सीधे घर जाकर 48 घंटे सोऊंगा। ये न्यूटन और आइंस्टीन मेरी जान लेकर मानेंगे। अरे चुप कर समीर, अभी थर्मोडायनेमिक्स का आधा हिस्सा बचा है और ऊपर से हमारी सिटिंग अरेंजमेंट देखी। ब्लॉक सी में रोल नंबर आया हमारा। ब्लॉक सी, वहीं जहां पिछले साल एक छात्र ने पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी। तुम लोग भी ना, ये सब अफवाहें। चलो आज रात वहीं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, वहां शांति रहती है। शांति नहीं ईशान, वहां सन्नाटा रहता है। वहां के गार्ड्स भी रात 10 बजे के बाद उधर नहीं जाते। रात के 11 बज रहे थे। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी, जो ब्लॉक सी के करीब थी, वहां जाकर कंबाइंड स्टडी करेंगे। जैसे ही वे ब्लॉक सी की इमारत के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जो हवा चलने पर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। जब वे अंदर घुसे तो सीढ़ियों पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। वो लाइब्रेरी की जगह गलती से तीसरी मंजिल के एक पुराने क्लासरूम 304 के सामने पहुंच गए। वहां का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। सुनो, कोई रो रहा है। शायद कोई फेल होने के डर से रो रहा होगा, चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, आवाज बंद हो गई। कमरा खाली था। बस एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक खुली हुई फिजिक्स की किताब रखी थी और एक पेन पड़ा था। देखो, यहाँ कोई नहीं है, चलो यहाँ से। अरे हवा होगी यार, डरो मत। ईशान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, मानो किसी ने बाहर से कोई भारी जंजीर बांध दी हो। अचानक कमरे के ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाने लगा। चौक की रगड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। सॉल्व दिस। बोर्ड पर एक जटिल फिजिक्स का सवाल उभर आया। वही सवाल जो पिछले साल के पेपर में आया था और जिसे कोई हल नहीं कर पाया था। तभी कोने में एक साया उभरा, एक लड़का जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। कल एग्जाम है, मुझे ये सवाल हल करना है, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। प्रोफेसर मुझे मारेंगे। तुम सुमित हो, जिसकी मौत पिछले साल हुई थी? मुझे पढ़ाई करनी है। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से या फिर मेरी मदद करो। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। समीर चिल्लाने लगा और कोने में दुबक गया। आर्यन को समझ आया कि यह आत्मा अपने अधूरे काम, एग्जाम के डर में फंसी हुई है। सुमित, शांत हो जाओ। देखो, मैं ये सवाल हल कर देता हूँ, बस हमें जाने दो। आर्यन ने कांपते हाथों से चौक उठाया और बोर्ड पर उस सवाल का जवाब लिखना शुरू किया। थैंक यू, अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ। अचानक एक तेज रोशनी हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे मुड़े नीचे की तरफ भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक अपने हॉस्टल के कमरे में नहीं पहुंच गए। अगले दिन जब वे ब्लॉक सी में एग्जाम देने पहुंचे तो वो डर से कांप रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब क्वेश्चन पेपर मिला तो उसमें ठीक वही सवाल आया था जिसे आर्यन ने रात को बोर्ड पर हल किया था। एग्जाम खत्म होने के बाद वो कॉलेज के गार्ड रामू काका के पास गए। बेटा, वहां कोई नहीं जाता। सुमित नाम का एक बच्चा था, वो फिजिक्स में बहुत होशियार था, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। वो मरते दम तक बस वही एक सवाल हल करना चाहता था। लोग कहते हैं कि एग्जाम की रात वो आज भी किसी न किसी की मदद लेने आता है। समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे एक पुराना फटा हुआ पन्ना मिला। उस पर लिखा था, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। परीक्षा के बाद की वो रात उन चारों के लिए सुकून भरी नहीं रही। हालांकि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया था, लेकिन सुमित की आत्मा का वो एहसास उनके जहन से नहीं जा रहा था। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब रिजल्ट का दिन आया। भाई, मैं पास हो गया, लेकिन ये क्या? आर्यन, तेरा रिजल्ट देख। आर्यन ने जब अपना स्कोर बोर्ड देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एडवांस फिजिक्स में 100 में 100 अंक मिले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके नाम के आगे लाल स्याही से एक छोटा सा मार्क बना था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुमित के उस फटे हुए पन्ने पर था। आर्यन, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम चारों को फिजिक्स में पूरे नंबर मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो आधे सवाल ही हल किए थे। हो सकता है टीचर ने लेनियंग चेकिंग की हो। चलो इस खुशी में आज रात पार्टी करते हैं।
चारों दोस्त रात को ईशान के कमरे में इकट्ठा हुए। तभी अचानक हॉस्टल की पूरी लाइट गुल हो गई। अचानक कमरे के कोने में रखे आर्यन के लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कोई वॉलपेपर नहीं था, बस काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में कुछ टाइप हो रहा था, यू ओ मी समथिंग। तभी कमरे के अंदर एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। वो सुमित था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। तुमने सवाल हल किया, तुमने नंबर पाए, लेकिन मुझे क्या मिला? मैं अभी भी यहां फंसा हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली। सुमित, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो तुम्हारी मदद की थी। मदद? तुमने सिर्फ अपने नंबरों के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे उस रात की परीक्षा पूरी करनी है जो मेरी आखिरी रात थी। मुझे प्रैक्टिकल के लिए एक बॉडी चाहिए। समीर और रिया चिल्लाने लगे। अचानक ईशान को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। आर्यन, आर्यन कुछ करो वरना ये ईशान को मार डालेगा। आर्यन को अचानक याद आया कि रामू काका ने कहा था कि सुमित की दिमागी हालत खराब हो गई थी। उसे समझ आया कि सुमित को सिर्फ सवाल का जवाब नहीं बल्कि अपनी मेहनत की पहचान चाहिए थी। सुमित रुको, तुम्हारी मार्कशीट कभी जारी नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। सुमित का साया रुक गया। वो चारों आधी रात को वार्डन की चाबी चुरा कर रिकॉर्ड रूम की ओर भागे। वहां धूल से भरी फाइलों के बीच उन्होंने बैच 2025 की फाइल ढूंढी। वहां उन्हें सुमित की मूल मार्कशीट मिली, जिसे कॉलेज प्रशासन ने उसकी मौत के बाद दबा दिया था ताकि कॉलेज की बदनामी ना हो। उस मार्कशीट पर फेल लिखा था, जबकि वो लड़का टॉपर था। प्रोफेसर ने गलती से किसी और के नंबर उसे दे दिए थे। आर्यन ने उस मार्कशीट को निकाला और उस पर कॉलेज की मोहर ढूंढकर उसे सुमित की फोटो के पास रखा। जैसे ही आर्यन ने मार्कशीट को जलाया, एक रस्म के तौर पर ताकि वो उसकी आत्मा तक पहुंचे, पूरे रिकॉर्ड रूम में एक शांत रोशनी फैल गई। सुमित का साया भयानक नहीं लग रहा था। उसने एक आखिरी बार आर्यन की ओर देखा, मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सुमित की आत्मा के जाने के बाद सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नियति ने उन चारों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस रात की घटना ने उनके जीवन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। वक्त बीत गया और चारों दोस्तों का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। इस साल हम एक विशेष मरणोपरांत सम्मान दे रहे हैं। ये गोल्ड मेडल सुमित शर्मा को जाता है, जिसने 2 साल पहले अपनी जान गंवाई थी। लेकिन हाल ही में मिले पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि वो हमारे कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र था। भाई, क्या तुझे भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है? हॉल की बत्तियां हल्की सी झपझपाईं। चारों समझ गए कि सुमित वहां मौजूद है, लेकिन इस बार वो डराने नहीं बल्कि अपनी जीत का जश्न मनाने आया था। समारोह के बाद चारों दोस्त अपनी डिग्री लेकर कॉलेज के गेट की ओर बढ़े। गेट पार करने से पहले आर्यन एक बार फिर ब्लॉक सी की ओर देखने के लिए रुका। आर्यन, अब क्या देख रहे हो? अब तो वो ब्लॉक भी रेनोवेट हो रहा है। तभी समीर को अपनी की जेब में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो दंग रह गया। उसकी जेब में चांदी का एक पुराना सिक्का था, जिस पर सुमित के बैच का साल खुदा हुआ था। नोट पर लिखा था, द डेब्ट इज पेड, वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। कर्ज चुका दिया गया है, अगले इम्तिहान से सावधान रहना। वो चारों अपने कारों की ओर बढ़े। तभी आर्यन के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। ये कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था बल्कि एक फोटो थी। फोटो को खोलते ही चारों के होश उड़ गए। वो फोटो ठीक उसी समय की थी जब वो चारों स्टेज पर खड़े होकर अपनी डिग्री ले रहे थे। लेकिन फोटो के बैकग्राउंड में उन चारों के ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति साफ देखी जा सकती थी। वो सुमित नहीं था। वो आकृति उस फिजिक्स प्रोफेसर की थी जिसने सुमित के नंबर बदले थे और जिसकी 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैसे ही वे कॉलेज के गेट से बाहर निकले, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़की और उनके कानों में एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, जो सुमित की आवाज से बिल्कुल अलग थी। उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन परलौकिक शक्तियों यानी पैरानॉर्मल पावर्स के साथ उनकी असली परीक्षा भी शुरू हुई है।